नमस्कार, आप देख रहे हैं परवज्जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूकेजी के डोईवाला से शिव प्रसाद सेमवाल जी के साथ। सबसे पहले थैंक यू सर कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। और इतना बिजी शेड्यूल रहा था आप लोगों का कि 1.5 साल से आप मेहनत कर रहे थे, जनता के मुद्दे उठा रहे थे, उसके बाद चुनाव पे लगे हुए थे। आज आखिर फ्री हो चुके हैं, आज आपको मतलब समय मिला है थोड़ा सा आराम का। देखो, मेरी सोच में द चेंज ऑफ वर्क इज़ रेस्ट। मेरे लिए आराम जैसे शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मेरे काफ़ी लंबे समय से, लगभग 2-3 साल से, जब से मैं जेल गया तब से लेकर वर्ष 2019 से लेकर के अब तक काफ़ी सारे जो काम थे, फाइलें थी, वो पेंडिंग हैं। और इसके बाद जब से 1.5 साल से मैं राजनीति में आया तब से लोगों के बहुत सारे ऐसी मांगें थी, किसी के कुछ रेज्यूम थे, किन्हीं की नौकरी लगाने के लिए आवेदन होंगे, तो किसी की विभिन्न समस्याओं को लेकर के उनकी विज्ञप्तियां वगैरह थी। कई सारी हमने मानवाधिकार आयोग में कुछ केसेस वगैरह फाइल किए हुए थे, तो उनके तमाम जवाब वगैरह आए हुए थे, तो देखने का समय नहीं मिला था। तो आज मुझे थोड़ा सा जो है जनता के कार्यों से थोड़ा सा अवकाश मिला, तो मैंने आज उन्हीं की फाइलिंग की, उनको शेड्यूलिंग की और उनको दुरुस्त कर रहा हूँ। अभी भी उसी काम में लगा हुआ था। मतलब जनता के कार्यों से थोड़ा सा आराम मिला तो फिर जनता के ही नए काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता के कार्यों से ही मुझे शक्ति मिलती है और जनता के कार्यों से ही मुझे आराम मिलता है। अच्छा, आपने कार्य की बात कही, तो क्या डोईवाला की जनता आपको अपना कार्यभार दे रही है? बिल्कुल, दोईवाला की जनता कार्यभार तो सिर्फ हमें ही देंगी, बाकी जिसको भी कुछ भी दे दे, लेकिन मुझे ये भरोसा है कि मैं अपने लोगों को उनके कार्यों के लिए किसी दूसरे का मोहताज कभी नहीं होने दूंगा। मैंने जनता से वादा किया है, मैं कार्य करता हूँ, फल की चिंता करता नहीं हूँ। और मैंने अपनी जनता से यही वचन दिया है पहले भी, कि पहले भी उनके काम किसी ने नहीं किए। 20 वर्षों से वो चले जा रहे हैं, तो पहले भी हमने ही काम किए हैं 1.5 सालों में, और आगे भी हम ही काम करेंगे। अच्छा, जैसे पत्रकारिता आपने की हुई है, एक लंबा सफ़र पत्रकारिता का आपका रहा है। आपके लिए क्या लगता है कि पत्रकारिता ज़्यादा मुश्किल है या फिर राजनीति ज़्यादा मुश्किल है? और आप अब किस में आना चाहते हैं, पत्रकारिता में रहना चाहते हैं या फिर आप राजनीति में ही रहना चाहते हैं? देखो, चुनौतियाँ सभी जगह हैं, और जहाँ ज़्यादा चुनौतियाँ होती हैं वहाँ ज़्यादा अवसर भी होते हैं, और जहाँ ज़्यादा अवसर होते हैं वहाँ ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में कहीं ज़्यादा चुनौतियाँ हैं। यहाँ आपको मीडिया से बाहर आकर सड़कों पे जनता के लिए जूझना पड़ता है, और लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है, आप कई चेहरों पे जब ज़्यादा असरदार ढंग से ज़्यादा सुकून देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा संतोषजनक है, और मैं इसी क्षेत्र में रहना चाहूँगा, आगे भी इसी क्षेत्र में काम करने का इरादा है। अच्छा, जैसे ना जनता की समस्याएं होती हैं, तो जो समस्या है वो मीडिया के थ्रू भी सॉल्व आपने की है। अब एक राजनीतिज्ञ होने के साथ आप उनसे भी सॉर्ट आउट करेंगे। दोनों पहलुओं को किस तरीके से देख रहे हैं? थोड़ा सा अलग तो कुछ ना कुछ तो अलग रहता होगा। हाँ, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये ज़्यादा असरदार है राजनीति का क्षेत्र। देखिए, ऐसा होता है कि जब हम पत्रकारिता में होते हैं तो जो मुद्दा हम उठाते हैं तो उसे केवल हमारा मीडिया उठाता है। जब आप राजनीति में सड़कों पे कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसे सारे मीडिया चैनल्स, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, सारे कवर करते हैं। तो जो हमारे मुद्दे हैं, जो जनता की आवाज़ है, उसे ज़्यादा बड़ा डायमेंशन मिलता है और ज़्यादा बुलंदी मिलती है जनता की आवाज़ को। तो एक तो ये है। दूसरा, सड़कों पे अगर हम किसी मुद्दे के लिए संघर्ष करेंगे, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जनता की आवाज़ को ज़्यादा ताकत मिलेगी। और कहीं ना कहीं मीडिया भी एक प्रेशर ग्रुप का काम करता है। तो जनता में अगर हम जनता के साथ खड़े हैं, तन मन धन से उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर जनता के कामों के लिए ज़्यादा अच्छा प्रेशर तैयार हो सकता है, और उसके रिजल्ट भी ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पर्वत जन के जो आपके फॉलोअर्स थे, जो एक दमदार पत्रकारिता आपने की थी, एक दमदार पत्रकार, वो आपकी ऑडियंस मिस नहीं करेगी अब इसके बाद? नहीं, हमारी ऑडियंस तो यही देख रही है कि जो वो चाहते थे। कई बार हमारी ऑडियंस हमें बोलती थी कि भैया, तुम बोलते हो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? अब जिस हीरो की उन्हें तलाश थी, मुझे लगता है कि वो सेवक उनकी सेवा में हाजिर है। और जिन मुद्दों को हम उठाते थे कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, वो सही, ये वो गलत हो रहा है, या इसको ठीक ऐसे होना चाहिए, तो लोगों को लगता था कि कोई होगा जो इन मुद्दों को सही करेगा, सॉल्व करेगा उन सवालों को। तो अब सवालों को हल करने की दिशा में, सवालों के सॉल्यूशन की ओर जो है हम लोग राजनीति कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जनता हमें हमें जनता को जो प्यार और जो आशीर्वाद मिल रहा है, वो उसी का परिणाम है कि जनता जिस व्यक्ति को ढूंढ रही थी, जिस बेटे को ढूंढ रही थी राजनीति से इधर, वो उनको मिल चुका है। अच्छा, एक मूवी आई थी नायक। क्योंकि जब मैं आई थी आपकी रैलियों में, तो ये बात मुझे किसी ने कही थी कि नायक में भी एक पत्रकार थे जो फिर बाद में उस पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाता है। कुछ कुछ स्टोरी क्या आपसे मिलती जुलती है? देखो, नायक तो केवल एक दिन का नायक था,
नहीं हम नहीं, तो उसके बाद फिर वो रहे थे। जी हाँ, जी हाँ। मतलब उसे बोला गया था कि तुम एक दिन के सीएम हो और बन के दिखाओ, लेकिन हमारा ये है कि भाई हमने पिछले 1.5 साल में जो सफ़र तय किया है, उससे जनता का जितना प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है, जो सम्मान मिला है, जो जनता ने हमें सर आँखों पर बिठाया है, जो बूथ में जनता का जो आशीर्वाद हमें कल देखने को मिला, जो रिज़ल्ट देखने को मिला है, उससे हमारे हौसले बहुत उत्साहित हैं, उससे हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, और उससे तमाम जो लोग भी हैं, जनता भी है, उससे वो भी बहुत उत्साहित है कि आने वाले समय में उत्तराखंड का बेहतर भविष्य निर्धारित हो सकेगा। अच्छा, आपने बेहतर भविष्य की बात करी, आपने राजनीति की बात करी। एक सवाल मेरा निजी है आपसे। आपको ये नहीं लगता कि थोड़ा-सा राजनीति में आने में आपने थोड़ा समय ज़्यादा लगा दिया या थोड़ी देर कर दी? नहीं, मैंने राजनीति में आने का कभी सोचा ही नहीं था, हुँ, क्योंकि हर कभी भी कोई कंफर्ट जोन से आसानी से बाहर नहीं आना चाहता। हुँ, और पत्रकारिता एक पावर गेम है, हुँ, इसमें आप केवल सवाल उठाते हो हुँ, और आपकी कोई जवाबदेही नहीं होती। हुँ, तो सवाल उठाना और उसकी कोई जवाबदेही नहीं होना बड़ा आसान है। सवाल उठाने के लिए ज़रा सी हिम्मत चाहिए होती है, हौसला चाहिए होता है बस, लेकिन ज़रा सा साहस चाहिए होता है। लेकिन राजनीति में आपको सिर्फ सवाल ही नहीं उठाने होते, बल्कि उन सवालों का सॉल्यूशन भी बताना होता है। उन सवालों का जो मैप है, कैसे वो हल होंगे, आपके पास क्या रणनीति है, क्या नीति है, उसकी भी आपके पास सही समझ और सोच होनी चाहिए, और उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने की आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। अच्छा, एक समय था जब आप पे बहुत सारे केसेस लग चुके थे, गैंगस्टर वगैरह ये सारे केस लग चुके थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की विधानसभा भी डोईवाला थी। कहीं यही वजह तो नहीं थी कि आपने डोईवाला से चुनाव लड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गुस्सा कि भाई एक पत्रकार को उसका काम करने से रोका गया था, तो क्या ये गुस्सा आपको राजनीति में खींच के लाया? नहीं, गुस्सा नहीं कह सकते हो इसको, इसको ये कह सकते हो कि प्रेशर। जैसे प्रेशर कुकर में दाल बनती है ना, तो हर चीज़ के लिए हल्का सा एक प्रेशर चाहिए होता है, एक किक स्टार्ट। जैसे बाइक भी एक किक से स्टार्ट होती है, तो ऐसे ही एक किक स्टार्ट मुझे चाहिए थी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। जो जो भूमिकाएं पत्रकारिता से आगे समाज मुझसे चाहता था, मैं कहीं ना कहीं उस भूमिका को अदा करने में हिचकिचा रहा था। तो त्रिवेंद्र जी ने एक मेरे लिए एक मोटिवेटर का काम किया, एक स्टिमुलेटर का काम किया, एक पुश कर दिया। पुश करने का काम किया, और जिससे कि हर चीज़ के लिए एक होता है, तो वो एक धक्का जो था वो मुझे पूरे समाज के बीच में डायरेक्ट ले गया, और मैं इसके लिए हमेशा उनका आभारी भी हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अगर शायद वो ऐसा नहीं करते तो शायद आज जो प्यार जितने बड़े स्तर पे मुझे मिल रहा है, शायद उससे मैं वंचित रह जाता। मतलब वो जो एक कहावत थी ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, मुझे लगता है शिव प्रसाद सेमवाल जी के लिए वो बात बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि जो हुआ अच्छा हुआ। अब तो वही लग रहा होगा माँ जी की बात याद करके। नहीं, बिल्कुल, मैं हमेशा से यही इसी सोच का व्यक्ति हूँ कि ईश्वर जो करता है बहुत अच्छा करता है, मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो और भी अच्छा। तो मैं हमेशा ये सोचता रहा हूँ, और मुझे हमेशा से जब मैं अपने मतलब कठिन क्षणों से भी गुजर रहा था, तब भी मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ है, क्योंकि जब भी किसी सांचे को ढाला जाता है, जब भी किसी मूर्ति को बनाया जाता है, तो उसे कुछ ना कुछ प्रहारों से तो गुजरना ही पड़ेगा। जो प्रहारों से गुजरने से बच गया, जो गहरे पानी पैटने से बच गया, जो समुद्र में उतरने से बच गया, उसे सीपियाँ नहीं मिला करती। जो पत्थर प्रहारों से बचना चाहे वो मूर्ति में नहीं ढल सकता। जो लोहा घन के प्रहार से बचना चाहे वो फौलाद नहीं हो सकता। तो अगर आपको फौलाद बनना है, अगर आपको मूर्ति बननी है, अगर आपको गहरे पानी से सीपियाँ ढूंढ के लानी है, तो जाहिर सी बातें भी आपको इन सारी कठिन क्षणों से गुजरने के लिए वो जो प्रोसेस है, उससे के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा, उस समय एक सिचुएशन ये बनी थी कि आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी चैलेंज किया था कि मैं भी डोईवाला से चुनाव लड़ूंगा। इस तरीके का कुछ मेरे संज्ञान में भी है कि आपने चैलेंज किया था, लेकिन इस बार तो उन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं, डोईवाला से वो उठे ही नहीं। इस चीज़ को आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब ये तो उनको चाहिए था कि भाई अगर सांप का मंत्र नहीं जानते हो तो बिच्छू के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। उन्होंने अपनी ताकत का जो नाजायज इस्तेमाल किया, जब उनके हाथ से सत्ता चली गई, तो उन्हें पता लगा कि वो कितने कमज़ोर आदमी हैं। एक पावर होती है पर्सनल पावर, एक होती है पोजिशनल पावर। वो सिर्फ
पोजिशनल पावर जो मुख्यमंत्री का पद था उनके पास, उसका दुरुपयोग कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया तो जो एक पोजिशनल पावर बच गई, पर्सनल पावर जो उनके पास बच गई, तब उन्हें पता लगा कि वो जनाधार के तौर पे कितना कमज़ोर हैं। वो एक ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकते, एक पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते। बस केवल भाजपा के कमल के फूल के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति जो जनता का प्यार है, नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो जनता का अगाध विश्वास है, उसके चलते जो है उनको टिकट मिल गया तो वो जीत गए। लेकिन जब उन्हें लगा कि भाई वो धरातल पे काफ़ी कमज़ोर है और उन्होंने काफ़ी अपयश कमाया है, तो जाहिर सी बात है कि जनता का मुझे जो प्यार मिला, उन्हें लगा कि शायद ये पूरा का पूरा खिलाफ जाएगा, तो इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने से अनिच्छा जाहिर कर दी। हालांकि हमने तो जब से चुनाव मैदान में उतरे, जब हम पत्रकारिता में थे, तो हमने कभी भी उनकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं की कि भाई उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, उनके व्यक्तिगत परिवार पे कितना सरकारी धन खर्च हो रहा है, उनके बच्चे दिल्ली में कौन से सरकारी आवास में रह रहे हैं, कौन से सरकारी कर्मचारी उनकी निजी सेवा में हैं, कितना पैसा उन पे खर्चा हो रहा है। हमने कभी सवाल नहीं उठाए कि भाई चलो ये व्यक्तिगत चीज़ें हैं, लेकिन हमने केवल गलत नीतियों की आलोचना की। तो जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उन्होंने जो अपयश कमा रखा था, तो उन्हें को एक भय था कि जनता कहीं ना कहीं मुझे नकार देगी। तो यही जो जनता के नकारे जाने का, जनता द्वारा जो नकारे जाने का भय था, उसी को लेकर के उन्होंने फिर बाद में उसी भय से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। और जहाँ तक हमारी बात है, भाई हमारा तो जो पत्रकारिता थी वो तो केवल पॉलिसीज़ को लेकर के थी। जब हम राजनीति में आ गए, अगर मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे होता तो मैं उनको व्यक्तिगत रूप से हिट कर सकता था, क्योंकि उसके बाद तो राजनीति में भी नहीं रहे। लेकिन मैंने कभी भी पूरे 1.5 साल में कभी भी उनके लिए कोई व्यक्तिगत टिप्पणी तक नहीं की और उनके कार्यों को लेकर के भी कोई सवाल नहीं उठाया। राजनीति में आने के बाद मैं पूरी तरीके से जनता के कार्यों के लिए समर्पित हो गया। तो मेरा तो उनसे पहले भी कुछ नहीं था, बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं उनका आभारी हूँ। तो व्यक्तिगत रूप से उनसे कोई इस तरीके का द्वेष या कोई आक्रोश या कोई गुस्सा तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, और उनके अंदर भी कोई ना कोई ईश्वर होगा ही। जब वो कोरोना को एक प्राणी मात्र मान सकते हैं और उस पर भी दया भाव रखने की मतलब प्रवचन दे सकते हैं, तो वो तो मेरे लिए एक इंसान है। तो जाहिर सी बात है कि वो तो एक प्राणी है ही है जिन पे दया की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, इस बीच जब आपने आप मुख्यमंत्रियों की बात की है, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे बड़े नेता भी दिखाई दिए जिन्होंने आचार संहिता का बिल्कुल जमकर उल्लंघन किया। सत्तारूढ़ पार्टी में होने के बावजूद भी बहुत अवैध तरीके से कार्य करते हुए दिखे, चाहे वो शराब के पैकेट्स, बॉटल्स बांटते हुए हों, या पैसों की जो गड्डियाँ होती हैं या फिर नोट होते हैं, उस तरीके का बंटवारा देखने को मिला। तो क्या इसको लोकतंत्र कहा जाता है, या ये चुनाव में मतलब जो एक आचार संहिता लगी थी, सीधे तौर पर उसका उल्लंघन किया जा रहा था? किस तरीके से देख रहे हैं आप इन सब चीज़ों को? देखो, अब इस बारे में क्या कहा जाए। जो यहाँ तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनके वीडियोस भी पैसा बांटते हुए वायरल हुए। अब आप सोचिए कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री पैसे बांटने में लगा हुआ हो, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, उनके भाई पैसे इस तरीके से पैसे बांटने के उनके भी वीडियो वायरल हुए, तो आप सोच सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री, पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष ही पैसा और शराब बंटवाने में लगे हो, बांटने में लगे हों, तो इस लोकतंत्र को क्या कहा जाए। लेकिन सवाल यह है कि इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। सवाल वो बोलते हैं ना कि मुझे रह जनी से गिला नहीं, रहबरी का सवाल है। तो बात यह है कि वो गरीब लोग, बुभुक्षितम किम न करोति पापम, जो वंचित है, जो भूखा है, वो पाप नहीं करेगा तो क्या करेगा, और कर भी देगा तो क्या हुआ। सवाल यह है कि जो सक्षम है वो क्यों प्रलोभन में फंस जाते हैं। बड़ी बात यह है कि एक गरीब व्यक्ति बेचारा जो दाने दाने के लिए मोहताज है, हम बोलते हैं कि वो पैसे और शराब में वोटर बिक जाते हैं, यही तो आप कहना चाह रहे हो। भाई जो गरीब व्यक्ति है, अगर वो उसको कुछ शराब मिल रही है कहीं से, वरना उसे अपने पैसे से खरीदनी पड़ती, या उसे कुछ पैसे नहीं मिले, दिहाड़ी नहीं हो पाई, या कुछ भी नहीं हो पाए, या कामकाज क्या कितना अभाव है आप जानते हैं, और अगर उसने किसी तरीके से शाम का जुगाड़ कर लिया तो उसको तो पूरी दुनिया गाली देती है। लेकिन सवाल उन लोगों से है, उस समाज से है, जो समाज अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है। लेकिन वो जो नेता ये दावा कर रहे हैं कि वो जनता का भाग्य परिवर्तन करेंगे, जनता का विकास कार्य करेंगे, इस तरीके की ओछी हरकतें कर रहे हैं, जो एक आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे, वो लोकतंत्र के नियमों का पालन किस तरीके से कर सकते हैं?
बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो वो तो बिल्कुल पालन, वो तो लोकतंत्र का अपहरण करना हो गया। लेकिन इसका जो जवाब, जो मैं कह रहा हूँ, इसका जवाब उस जनता को देना चाहिए जो जनता अपने आप को बुद्धिजीवी कहती है। भाई एक और तो वो पब्लिक है जो शराब और वोटर में जिसको बिकने का, जिस पे आरोप लगाया जाता है, गरियाया जाता है, भाई वो तो किसी न किसी तरीके से अपना शाम को जुगाड़ कर लेती है बेचारी, क्योंकि उस पर ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिनके पास ऑप्शन है, जो भरे पूरे घर के लोग हैं, वो जिस तरीके से मानसिक रूप से गुलाम हो गए हैं कि या तो कमल का ही फूल देखेंगे या हाथ का ही चुनाव निशान देखेंगे, उससे बाहर उनका दिमाग काम ही नहीं करता। सवाल उनसे है। तो अगर वो लोग एक बार इस मानसिक गुलामी की जकड़न से बाहर आ जाएं और इस तरीके के जो गरीब वोटर हैं उनको गरियाने के बजाय अपनी मानसिकता को आज़ाद करें, तो इस तरीके से जो दारू और पैसा बांटने वाले जो नेता हैं राष्ट्रीय दलों को, ये खुद ब खुद खारिज हो जाएंगे। लेकिन जब तक एक बुद्धिजीवी वोटर मानसिक रूप से गुलाम है किसी न किसी पार्टी का, एक कहते हैं ना कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। लेकिन लोकतंत्र की परिभाषा यहाँ आज की डेट में हो गई है बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी, ऑफ द पार्टी, है ना, पार्टियों का ही लोकतंत्र है। तो जब तक आदमी ये नहीं सोचेगा कि भैया वो इंसान है, वो जनता है, वो कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, जब तक आप पार्टी का कार्यकर्ता बन के सोचोगे, तो तब तक आप ना तो राज्य का बचाव कर पाओगे और ना अपना बचाव कर पाओगे। आप पार्टियों का ही बचाव करते रह जाओगे कि जी होने दो, पेट्रोल 1000 रुपये का भी हो जाए, जी होने दो, महंगाई इतनी की हो जाए तब, लेकिन हम तो जी कमल को ही देंगे या हम तो हाथ को ही देंगे। ये मानसिक गुलामी है। आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें किस तरीके से ख़राब हो रही हैं। आपके नेता और लोगों का अपना कैरेक्टर किस तरीके से चला गया है। आपके जो नेता हैं, आपके जो मुख्यमंत्री हैं, खुद आपस में सीटों की, कांग्रेस और भाजपा में किस तरीके से आपस में टिकटों के चलते एक टिकट के लिए अदला बदली करते हैं। विचारधारा नाम की कोई चीज़ नहीं रही, जहाँ से टिकट मिलता है आप वहीं चले जाते हैं। तो एक जो वोटर है, बुद्धिजीवी वोटर, उसको ये सोचना चाहिए कि जब ऊपर के लेवल पे, बड़े नेताओं के लेवल पे, बड़े मुख्यमंत्रियों और प्रदेश अध्यक्षों के लेवल पे, जब पार्टियों का कोई आपस में वो नहीं रहा, कोई अंतर नहीं रहा, पार्टीगत विचारधारा की कोई बात नहीं रही, जनता के लिए उनकी कोई प्राथमिकता नहीं रही, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को केवल कमल के फूल और हाथी के चलते टिकट वो ठप्पा लगाने के बजाय उनको योग्य लोगों को चुनना चाहिए। और जब योग्य लोगों को चुनने की मानसिक स्वतंत्रता एक बार एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हासिल कर लेगा, तो फिर इस तरीके से रुपए और पैसे और वोट, शराब बांट के जो वोट कमाने की बात करते हैं, उन लोगों पे लगाम लग पाएगी। अच्छा, जैसा आपने कहा कि योग्य लोगों को चुनना चाहिए, योग्यता की मुझे परिभाषा थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जैसे मैंने जहाँ तक सुना, देखा, और इस पूरे अभी चुनाव को मैं देख रही थी, इसमें वही विधायक बन सकता है, ये बात बोली गई थी जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा खर्च करने के लिए हो। क्योंकि अगर मैंने पूरी लिस्ट निकाली है तो उसमें मैंने शीर्ष नेता भी दिखे हैं जिनकी करोड़ों की संपत्ति है, तब जाके वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या एक आम जनमानस, मिडिल क्लास फैमिली या फिर एक गरीब तबके का व्यक्ति चुनाव लड़ने में सक्षम है? नहीं, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। जाहिर सी बात है कि वो जनता के प्रति कितना कनेक्टेड रहता है, नंबर एक बात, और जनता उसे, जो चाहने वाले लोग हैं, वो अपने प्रत्याशी को कितना प्राथमिकता देती है। वो अपने एक काम, अपने जो काम जनता ने किए हैं, जनता के उसने किए हैं, उसको प्राथमिकता देती है, या फिर फाइनली वो उन्हीं को प्राथमिकता देती है कि चाहे कुत्ते को भी उठा दो लेकिन वोट तो कमल को ही देंगे। अगर ये मानसिकता है तो फिर ये जनता को तय करना चाहिए कि वो जो कुत्ते को वोट देने की जो मानसिकता है कि कुत्ता भी उठ गया तो भी वोट देंगे, तो जब राजनीतिक दलों को ये पता है कि हमारा वोटर, तो अगर हम कुत्ता भी उठा देंगे तो उसको भी वोट दे देंगे, तो फिर वो अपने प्रत्याशियों को वैसे ही तय करेगा। तो वो क्या करेगा, प्रत्याशियों को पहले टिकट बेचेगा, जो करोड़ों रुपए देगा उसको, चाहे वो अयोग्य हो, लेकिन वो टिकट बेचेगा, अपना फायदा ढूंढेगा, क्योंकि उसको पता है कि कुत्ते को भी उठा देंगे तो जनता तो जिता ही देगी। तो इसीलिए जो प्रत्याशी, जो वोटर है, बाद में रोता रहता है 5 साल तक कि उसका प्रत्याशी जो है, उसका जो नेता है, वो योग्य नहीं है, अयोग्य है, अनपढ़ है, भ्रष्ट है। तो भाई जब करोड़ों में बिकने वाले प्रत्याशी को आप सिर्फ इसलिए जिता दोगे क्योंकि उसके पीछे कमल का फूल है, उसके पीछे हाथ का निशान है, तो फिर आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। कहावत भी है कि जनता जैसा डिजर्व करती है उसको वैसे ही नेता मिलता है। तो ये जनता को तय करना चाहिए कि वो योग्य उम्मीदवार को चुन रहे हैं या कुत्ता भी उठ गया और कमल का फूल सर पे है उसको चुन रहे हैं। तो भाई ये जनता को तय करना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो वोटर्स होते हैं उन पे क्या फैक्टर असर करता होगा, किस फैक्टर का सबसे ज़्यादा असर पड़ता होगा कि उनके जो मुद्दे हैं उन पे संघर्ष का, या फिर जो उनके निजी कार्य है उसमें भागीदारी का, किस पे पड़ता होगा? देखो, दोनों फैक्टर्स का असर पड़ता है कि जनता के लिए कौन कितना संघर्ष करता है, इस पे भी इसका काफ़ी असर पड़ता है।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आप कितना भी संघर्ष कर लीजिए, क्योंकि काम तो सभी के नहीं होते। कई लोग सक्षम संपन्न होते हैं और उनको किसी तरीके की समस्या नहीं होती, वो सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं। तो उनको ये भी इच्छा रहती है कि जी नेता को हमारे सामने आना चाहिए, उसे सर झुकाना चाहिए। और अगर वो कहीं बिजी है वाकई, तो फिर लोग सोचते हैं भाई हमने तो देखा ही नहीं, हमारे पास तो वो आया नहीं, तो हम क्यों वोट दें। तो ये अलग अलग एक वो होता है। और कुछ लोग जो लोग संघर्ष करती है लोग, और उनका कोई लीडर है वो जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है, तो पब्लिक उसको भी रिकॉग्नाइज करती है। जैसे हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में पुलिस ग्रेड पे हो, या उपनल के आंदोलन को लेकर के हो, या आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़, या जहाँ जहाँ भी पिछले 1.5 साल में हमने जितने संघर्ष किए हैं, ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं रहा होगा कि लोग सड़कों पर रहे हों, लोग संघर्ष में रहे हों और मैं उनके साथ न रहा हूँ। तो जनता ने इसको भी रिकॉग्नाइज़ किया। और क्योंकि 1.5 साल का ही मेरे पास कार्यकाल था, तो जाहिर सी बात है कि भाई 56 दिन का उपनल का आंदोलन है, मैं उसमें भी रहा। 46 दिन का हॉस्पिटल को बचाने का आंदोलन था डोई वाला, उसमें भी रहा। और ऐसे छुटर पुटर बहुत सारे आंदोलन थे जिसमें 10 दिन 11 दिन 12 दिन ऐसे शामिल रहे हम लोग लगातार लगभग। तो जनता के बीच जाने का, लोगों के डोर टू डोर संपर्क करने का अवसर मुझे कम मिला। तो ऐसे में कई सारे ऐसे मोहल्ले, कई सारे ऐसे घर, कई सारे ऐसे लोग, हजारों की संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो शायद मेरा नाम भी ना जानते हो, क्योंकि उन्हें अखबार पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, वो बिजी रहते हैं। कई लोग अखबार नहीं पढ़ते, कई लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, कई लोग तो बेचारे कई गृहिणियाँ, महिलाएं तो घर की ऐसी होती हैं जो काम काज के चलते बेचारी हफ्ते हफ्ते महीने महीने तक, एक महीने तक पहली मंजिल से ही नीचे नहीं उतर पाते। वो फर्स्ट फ्लोर पे अगर उनका घर होगा तो घर के कामकाज में बेचारी इतनी व्यस्त रहती है कि हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक बाहर नहीं उतर पाती, इतनी व्यस्त रहती हैं। तो बताइए, ना तो वो सोशल मीडिया पे व्यस्त हैं, ना वो फेसबुक पे व्यस्त हैं, ना वो सड़कों पे हैं। तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनका कौन सा प्रत्याशी या कौन सा उम्मीदवार कितना संघर्ष कर रहा है जनता के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जितना जनता के लिए संघर्ष करना महत्वपूर्ण है, उतना ही कहीं ना कहीं ये भी महत्वपूर्ण है अभी भी कि लोगों से पर्सनली भी मिला जाए, उनसे हाथ जोड़ के बताया जाए कि साहब मैं उम्मीदवार हूँ, उन्हें बताया जाए कि आपने क्या किया है, तो शायद जनता ज़्यादा अच्छा मूल्यांकन कर सकती। अभी तक मेरे साथ जो हुआ है, मेरे साथ एक बड़ा धर्म संकट ये भी है कि भाई आचार संहिता लगने से 1 महीने पहले तक, जहाँ दिल्ली वाले दल सारे काम काज छोड़ के, वैसे तो हमेशा ही छोड़े रहते हैं उन्होंने, पर वो दिल्ली वाले दल सेल्फी विद बूथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरे घर पे भाजपा का झंडा, मेरे घर पे फलाने का झंडा, अपने घर के आगे स्लोगन, और उनके साथ सेल्फी खींचने के अभियान चला रहे थे, बूथ बनाने के अभियान चला रहे थे, पन्ना प्रमुख बनाने के अभियान चला रहे थे, शक्ति केंद्र बनाने के अभियान चला रहे थे। मेरे सामने एक बड़ा धर्म संकट था कि मुझे लगा कि भाई सब जगह आंदोलन चल रहे हैं, सब लोग आंदोलन कर रहे थे, क्यों ना हम भी प्रेशर बनाने के लिए अस्पताल को बचाने का आंदोलन करें। तो आंदोलन शुरू किया, तो 46 दिन तक वो आंदोलन चला। फाइनली हम उसे डोईवाला अस्पताल को हिमालयन हॉस्पिटल से वापस लाने में सफल रहे, लेकिन आचार संहिता लागू हो गई। तो जहाँ हमारे जो दिल्ली वाले दल हैं, जो 20, 50, 30 सालों से राजनीति में हैं, उन्होंने 50 चुनाव देख लिए, ग्राम प्रधान से लेकर नगर पालिकाओं से लेकर के। एक और मेरे सामने वो दल थे, और जो दल केवल 24/7 24 घंटे साल भर 5 साल हमेशा राजनीतिक मोड में रहते हैं, केवल वो काम कुछ नहीं करते, बस केवल उसी चुनाव जोड़ तोड़ में रहते हैं। एक और में हमारे जैसे व्यक्ति थे जो इनको केवल 1.5 साल हुआ, और वो भी आचार संहिता लागू होने तक आंदोलन में रहे 46 दिन के अस्पताल को लेकर के। तो कहीं ना कहीं उसका असर ये भी पड़ा कि मैं जनता के पास जाने के लिए, घर घर जाने के लिए, डोर टू डोर जाने के लिए हमारे पास संगठन का भी अभाव था, हमारे पास संसाधनों का भी अभाव था, हमारे पास समय का भी अभाव था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रही है कि कई जगह हम नहीं जा पाए, और कई लोग तो ऐसे भी रहे होंगे कि यार ऋषि प्रसाद सिमल है कौन। लेकिन कई सारे ऐसे भी क्षेत्र थे कि जिन्होंने आज तक दिल्ली वाले दलों का आज तक भी चेहरा नहीं देखा, उन्होंने अपने प्रत्याशी नहीं देखे, लेकिन उनको लगता है कि उनके क्षेत्र में केवल कोई उत्तराखंड क्रांति दल का कोई व्यक्ति है जो सक्रिय है। तो ऐसे भी कई क्षेत्र थे। तो जाहिर सी बात है कि दोनों फैक्टर प्रभावी होते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या आप डोईवाला में आ रहे हैं? देखिए, आ रहे हैं ये तो मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ये तो जनता ने अपने जो EVM बॉक्स है उसमें कैद कर दिया है, और उसी का ही सारी जनता को इंतज़ार है कि रिजल्ट क्या होता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं फल की चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर विधायक बन भी जाएंगे तो भी हमें सेवा कार्य करने हैं, नहीं भी बनेंगे तो भी सेवा कार्य करने हैं। फ़र्क इतना है कि अगर विधायक बन गए तो सदन में मुद्दे उठाए जाएंगे,
विधायक नहीं बने, सड़कों पे उठा ही रहे हैं। बिल्कुल। अंतर सिर्फ इतना है कि भाई जैसे डोईवाला वाले हॉस्पिटल का आंदोलन हमें 46 दिन तक चलाना पड़ा, 46 दिन खिंच गया, क्योंकि मेरे पास ना कोई पद है, ना पोस्ट है, ना पावर है, तो इसलिए 46 दिन तक आंदोलन करना पड़ा, जनता के साथ मिलके भूख हड़तालें करनी पड़ी। अगर मैं विधायक होता तो एक घुड़की देते ही, एक चेतावनी देते ही वापस हो जाता, एक साइन करते ही वापस हो जाता। तो जनता को तय करना है कि वो हमें ऐसे लंबे लंबे संघर्षों में, आंदोलनों में देखना चाहती हैं, तो उससे जनता का ही काम और सेवा प्रभावित होगी। और ये जनता को तय करना है कि अगर भाई वो चाहती हैं कि जिस तरीके से असुरों से लड़ने के लिए देवताओं ने शक्ति दे करके माँ दुर्गा को शक्तियाँ दी थी, अगर मुझे वैसी शक्तियाँ मिलती हैं तो मैं ज़्यादा प्रभावी ढंग से ज़्यादा काम कर पाऊँगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, काम बहुत ज़्यादा है। 20 सालों से जिस तरीके से जनता चली जा रही है, उसके लिए बहुत जल्दी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, और जिसके लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। तो अगर जनता ज़्यादा ताकत देगी तो हम लोग फुल स्पीड से काम करेंगे, और नहीं तो पैसेंजर चाल में चल ही रही है। तो फिलहाल जनता की अगर हमें ताकत नहीं मिली तो हम जनता का साथ लेंगे, जनता को भी बोलेंगे कि भैया आप भी आइए, आपने ताकत तो दी नहीं, तो इसलिए संघर्ष में आप लोग भी साथ होइए। और अगर हमें सदन में पहुंचाया गया तो फिर जनता को साथ होने की जरूरत ही नहीं है, फिर हम अपने आप काफ़ी हैं, क्योंकि जनता की ताकत तो ऑलरेडी हमारे अंदर है। तो बस इतना ही अंतर है, बाकी संघर्ष तो हम तब भी करते थे, संघर्ष हम अब भी कर रहे हैं, संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर शिव प्रसाद सेमवाल जी ने की है कि संघर्ष पहले भी जारी था, संघर्ष अभी भी किया है, और संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। कोई भी कमी नहीं रहेगी, या तो सड़कों में मुद्दे उठाए जाएंगे या सदन में मुद्दे उठाए जाएंगे, बस फ़र्क इतना ही रहेगा, सड़क और सदन का। तो 10 मार्च का इंतज़ार आप शिव प्रसाद सेमवाल जी को भी है, डोईवाला की जनता को भी है, पूरी उत्तराखंड की जनता को भी है, और हमें भी है। तब तक आप बने रहिएगा पर्वतजन डिजिटल के साथ ऐसी तमाम खबरों के लिए।